हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों ने रियल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इन सब के बारे में पढ़ा होगा। आज हम लोग जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या क्या होता है। देखो, रियल नंबर को समझो पहले। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को मैं आम भाषा में ये कह सकता हूँ कि हमने आज तक जितने भी नंबर पढ़े हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक के बीच में, वे सभी नंबर्स रियल नंबर होते हैं। जैसे 1/2, जैसे 1/3, जैसे 1, जैसे 2, ये सभी नंबर्स मेरे कैसे हैं? रियल नंबर्स है। यानी माइनस इन्फिनिटी, -3, -2, -1, 1, 2, 3 एंड डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी, इन सभी नंबर्स का सेट मेरा क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याओं का सेट यानी रियल नंबर का सेट कहलाता है। ठीक है। जैसे 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर है, तो वे सारे नंबर भी मेरे रियल नंबर में काउंट किए जाएंगे। अगर इरेशनल नंबर है कोई, जैसे √2, ये भी मेरा एक रियल नंबर होता है। जैसे कोई रेशनल नंबर है 1/2, ये भी मेरा एक रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर को हम ये कह सकते हैं कि दैट इज कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर का सेट और इरेशनल नंबर का सेट रियल नंबर कहलाता है। बात समझ में आई? अब रियल नंबर की एक पहचान और भी है कि x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब ऐसे सभी नंबर जिनका स्क्वायर करने पर 0 से बड़ी वैल्यू आती हो या 0 के बराबर वैल्यू आती हो, वे सभी नंबर मेरे रियल नंबर कहलाएंगे। जैसे अगर मैं √2 का स्क्वायर करता हूं तो √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 होगा। 2 एक 0 से बड़ी संख्या है, तो इसका मतलब ये होगा कि √2 एक रियल नंबर है। ठीक है। जैसे अगर मैं -2 का स्क्वायर करता हूं तो -2 का स्क्वायर आएगा 4। 4 एक 0 से बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब -2 एक रियल नंबर है। जैसे अगर मैं -1/2 का स्क्वायर करता हूं तो -1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा, जो कि 0 से एक बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब -1/2 एक रियल नंबर है। बात क्लियर हो गई? लेकिन जैसे आपने ये पढ़ा कि रूट के अंदर 2 है, ये एक रियल नंबर है। लेकिन अगर कभी रूट के अंदर माइनस आ जाए, जैसे √-2, अगर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो ये कौन सा नंबर होगा? ऐसे नंबर को हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। हिंदी में इसको हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है, यह है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? अगर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो। और डेफिनेशन से पहचान कैसे करेंगे कि ऐसे सभी नंबर इमेजिनरी नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर करने पर वैल्यू 0 से छोटी आए, तो ये सारे नंबर मेरे क्या कहलाएंगे? इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। जैसे देखो, अगर मैं √-2 का स्क्वायर करता हूं तो √-2 का स्क्वायर क्या आएगा मेरे बच्चों? -2 आएगा, और -2 तो 0 से छोटा होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि √-2 एक इमेजिनरी नंबर है। क्लियर है बात? ये एक इमेजिनरी नंबर है। अब इमेजिनरी नंबर को मैं डिनोट कैसे करता हूं? देखो, इमेजिनरी नंबर को मैं डिनोट करता हूं I से। इसको हम कहते हैं आयोटा। I से डिनोट करता हूं और I इक्वल टू होगा √-1। तो इमेजिनरी नंबर की वैल्यू क्या होगी? √-1। ठीक है। तो I इक्वल टू होता है √-1, यानी कि रूट के अंदर नेगेटिव का होना। अच्छा, अब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं I² तो क्या बनेगा? -1 होगा। तो I² का मान होगा -1। अगर मैं I की क्यूब करता हूं तो I की क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं? I की क्यूब को मैं लिख सकता हूं I² × I² तो -1 हुआ, तो I की क्यूब का मान होगा -I। क्लियर है बात? I की 4 करेंगे तो I की 4 का मान क्या होगा? I² का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं I की 4 को। I² का मान -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? +1। कहने का मतलब है कि I की 4 का मान होगा +1। ठीक है। अब इमेजिनरी नंबर में जब भी पावर 4 से बड़ी होती है तो इमेजिनरी नंबर रिसाइकिल करने लग जाता है। जैसे देखो, अगर मैं I की पावर 5 लेता हूं तो I की पावर 5 को मैं क्या लिख सकता हूं? I की पावर 4 × I की पावर 4 का मान 1 × I, इसका मान आ गया 1, और I आ गया, इसका I का मान होता है √-1।
तो आप देख रहे हो जो i का मान है वही i की पावर 5 का मान है। तो कहने का मतलब है कि 4 से बड़ी पावर होते ही वैल्यू दोबारा से साइकिल करने लग गई। ठीक है, जैसे i की पावर 6 है, i की पावर 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, i की पावर 4 इंटू आई स्क्वायर। तो i की 4 का मान 1, आई स्क्वायर का मान -1, तो i की पावर 6 का मान वही है जो आई स्क्वायर का मान है। ठीक है, जो आई स्क्वायर का मान है वही i की पावर 6 का मान है। बात क्लियर है? तो जब भी इमेजिनरी नंबर में पावर 4 से बड़ी होगी तो हम क्या करेंगे, पावर को 4 से भाग देंगे और जो शेषफल आएगा उसके आधार पर मान निकालेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल समझो इसके। जैसे अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि i की पावर 61, इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो मैंने बताया कि 4 से बड़ी पावर है तो 4 से भाग देंगे तो 15 चौके 60, शेषफल कितना बचा, सिर्फ 1 बचा, यानी कि इसका मान होगा i, यानी √-1। क्लियर है बात? जैसे i टू द पावर 62, तो 15 चौके 60, रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचा, 2, आई स्क्वायर का मान कितना हो गया, -1, तो i की पावर 62 का मान कितना होगा, -1। क्लियर है? अब यहाँ से और किस टाइप के सवाल बन सकते हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि i की पावर 61 प्लस i की पावर 62 प्लस i की पावर 63 प्लस i की पावर 64, तो इसका मान क्या होगा। तो ऐसे सवालों के लिए आप एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर घातिक क्रम से चल रही है, जैसे 61, 62, 63, 64 और टोटल 4 टर्म है, 4 या तो टर्म 4 हो या 4 के गुणांक हो, तो हमेशा ही उसका मान आएगा 0। इस चीज को आप याद रख सकते हो। क्या मान आएगा इसका, 0। देखो कैसे आएगा, अगर मैं इसको 4 से भाग देता हूं तो क्या बनेगा, i की पावर 1, शेषफल 1 बचेगा तो i लिख सकता हूं मैं, यहां से शेषफल 2 बचेगा i स्क्वायर लिख सकता हूं, यहां से शेषफल 3 बचेगा i की क्यूब, यहां से शेषफल 4 बचेगा, i की 4 का मान होता है 1। ठीक है जी। अब देखो i स्क्वायर का मान -1, ये प्लस का 1 खत्म, i की क्यूब का मान -i, ये प्लस का i खत्म, कितना आ गया, 0। ऐसे भी हम इस सवाल को कर सकते हैं, या फिर हम इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं कि i की पावर 61 कॉमन ले लो आप, अंदर बचेगा i, यहाँ बचेगा i की पावर 2, यहाँ बचेगा यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा i की पावर 1, यहाँ बचेगा i स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, i की क्यूब बचेगा प्लस i की 3, 4 टर्म है ना। तो देखो 1 से ये i स्क्वायर खत्म, i से ये i की क्यूब खत्म, तब भी आंसर कितना आया मेरा, 0। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 4 टर्म दे रखे होंगे इमेजिनरी पावर्स में, इमेजिनरी नंबर्स में, तो इसका आंसर होगा 0। क्लियर है बात? अब आगे बढ़ते हैं हमने इमेजिनरी नंबर्स देख लिए, हमने रियल नंबर देख लिए। अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर पे, जो कि हमारा टॉपिक है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है ऐसे सभी नंबर जो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर से मिलकर बने होंगे, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलकर बने होंगे, ऐसे सभी नंबर को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को या तो मैं z से डिनोट करता हूं या मैं c से डिनोट करता हूं। ठीक है, तो z इक्वल टू होगा a प्लस आई बी, यानी जो नंबर इस फॉर्म में लिखे होंगे वे सभी नंबर मेरे क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे, जहां a भी मेरा कोई रियल नंबर होता है और b भी मेरा कोई रियल नंबर होता है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, जैसे आपको अगर नंबर दिया है कि 3 + 4i, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 5 - 6i, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर में ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। क्या कहलाता है? रियल पार्ट। और ये जो दूसरे जिसमें i जुड़ा होता है, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट यानी काल्पनिक भाग। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग से मिलकर बना होता है। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट, कंजुगेट को हम लोग हिंदी में कहते हैं संयुग्मी।
अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप एनडीए, एयरफोर्स और नेवी यानी डिफेंस सेक्टर में जितने भी एग्जाम आते हैं उनकी तैयारी कर रहे हो, तो ये मैथ्स आपका जरूर काम आएगा। इस मैथ से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये हमारा पहला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप इसकी नोट्स बना सकते हो ताकि पेपर से पहले आप एक बार रिवाइज कर सको क्या क्या चीज़ें बताई थी। इस वीडियो में आपको इस चैप्टर की मैं सारी थ्योरी बता दूंगा। जो क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस चैप्टर के, ठीक है। तो आप अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से घर पे रह के पढ़ाई करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ठीक है, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और इस चैनल की ग्रोथ हो। अब देखो कंजुगेट समझो। कंजुगेट का क्या मतलब है? अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू दे रखा है आपको a प्लस आई बी, तो इसका कंजुगेट जो होगा उसको हम लिखेंगे z बार, और वो हो जाएगा, इसका साइन चेंज कर दो, दैट मीन्स a माइनस आई बी। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई बी है, z बार इसका कंजुगेट होगा, z बार इक्वल टू हो जाएगा a माइनस आई बी। यानी सिर्फ साइन चेंज करने से ही कंजुगेट निकल आता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये कहता हूँ कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 3 प्लस 4i दे रखा है, अगर मुझे इसका कंजुगेट निकालना है तो z बार इक्वल टू होगा 3 माइनस 4i। क्लियर है बात? अब यहाँ से एक बात समझेंगे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो क्या आएगा। देखो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिया a प्लस आई बी, उसका कंजुगेट लिया मैंने a माइनस आई बी, इनको ऐड किया तो इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट कट जाएगा, क्या आएगा 2 ऑफ रियल पार्ट, 2a आएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 2 ऑफ रियल पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने पे क्या आता है 2 ऑफ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ z माइनस z बार, तो क्या आएगा a प्लस आई बी माइनस a माइनस आई बी, यहाँ से रियल पार्ट खत्म हो जाएगा, ये 2 ऑफ आई बी बचेगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि सब्ट्रैक्ट करने पे 2 ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये आएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है हमारा। तो अगला टॉपिक ये है कि अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में दे रखा है, रेशनल फॉर्म में, जैसे 1/1 प्लस आई, तो सबसे पहले ऐसे सवालों को हम लोग सिंपल x प्लस आई वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी आपको डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका कंजुगेट हुआ 1 माइनस आई, 1 माइनस आई से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ली, तो क्या बना, ऊपर 1 माइनस आई और नीचे कितना बना 1। देखो ये a प्लस बी, ये a माइनस बी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और i का i स्क्वायर, और i स्क्वायर क्या होता है -1, तो नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस के i/2, ठीक है। अब देख लो ये x प्लस आई वाई की फॉर्म में बन गया ना। यहाँ से x का मान कितना है 1/2 और y का मान कितना है -1/2। क्लियर है बात, समझ गए? तो ऐसे सवाल जो भी आपको नुमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी अंश बटे हर के रूप में दिए होंगे, उनको हम लोग रेशनलाइजेशन करके सोल्व करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सपोज करो कि आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है a प्लस आई बी और उसका स्क्वायर रूट निकालना है मुझे, ठीक है। तो बच्चों मैं ये कहता हूं कि ये स्क्वायर रूट इसका x प्लस आई वाई होगा। भाई किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो वो भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। मैंने उसको कह दिया कि मान लो वो x प्लस आई वाई है, तो अगर मेरा यहाँ से मुझे x की और y की वैल्यू मिल जाए तो मेरा स्क्वायर रूट निकल आएगा आसानी से। तो देखो वैसे इसका एक लंबा सा प्रोसीजर होता है, वो भी अभी समझाऊंगा। अगर हमें डायरेक्ट x और y के मान निकालने हो तो कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला याद करेंगे, x इक्वल टू a प्लस ये वाला a प्लस अंडर रूट इन दोनों का स्क्वायर करो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2 और इसकी पूरे की पावर 1/2, ठीक है। 1/2 का मतलब देखो क्या होता है, जैसे x की पावर 1/2 है, इसका मतलब है रूट ऑफ x,
आधी पावर का मतलब होता है किसी नंबर का स्क्वायर रूट होना, ठीक है, यानी वर्गमूल होना। अच्छा, y की वैल्यू निकालनी हो तो y की वैल्यू क्या होगी, इसको पहले लिख लो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2 की पावर 1/2। तो इन दो फॉर्मूलों का यूज करते हुए हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो x और y की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि 7 + 24i इसका वर्गमूल निकालो, इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो आप कहोगे कि इसका स्क्वायर रूट मान लो x + iy आएगा। अगर मैं x की और y की वैल्यू निकाल लूँ तो इसका स्क्वायर रूट निकल आएगा, ठीक है। तो x = ये फॉर्मूला लगाओ a प्लस रूट यानी कि 7 प्लस अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576/2 और इसकी पावर 1/2। बोलो हाँ या ना, ठीक है। ये हो जाएगा 7 प्लस ये कितना हो जाएगा रूट 625/2 की पावर 1/2। अच्छा, जब मैं सवाल कराऊंगा आपको प्रैक्टिस सेशन, अभी मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं, जब मैं प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा तो हमारा मेन काम ये रहेगा कि हम कम समय में जल्दी से जल्दी सवाल कैसे कर सकें। तो उसके लिए हम जो ये कैलकुलेशन इतनी सारी चीज़ें लिखते हैं ना, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमको पता होना चाहिए कि 625 का रूट 25 होगा, तो हम इसको सीधे सीधे जोड़ सकते हैं। 25 + 7 कितना होता है, इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे 25 और 7 कितना होता है 32। अब 32/2 की पावर 1/2 यानी कि 16 की पावर 1/2 यानी 16 का रूट तो कितना हो गया 4। तो x की वैल्यू कितनी आई जी 4। अगर मुझे यहीं से y की वैल्यू निकालनी हो तो इस फॉर्मूले से मैं y की वैल्यू निकालूंगा। देखो इस बार अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पहले आ रहा है, इसका मतलब रूट 625 मतलब 25 पहले आएगा, फिर -7 बाद में आएगा अपॉन में 2 इसकी पावर 1/2, ठीक है। अब 25 में से 7 जाके कितने बचेंगे, अच्छा ये 25, हाँ अब 25 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे 18/2 की पावर 1/2। तो 2 9 18 यानी कि कितना आएगा आंसर 3, ठीक है। कितना आएगा 3। तो यहाँ से x और y की वैल्यू मुझे मिल गई 3। चलो जी, अब मुझे तो इसका स्क्वायर रूट निकालना था, 7 प्लस इसका स्क्वायर रूट निकालना था 7 + 24i, जो कि मैंने x + iy माना था। तो कितना आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट 4 + 3i। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल होगा। अच्छा, ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, देखो मान लो मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट इसको माना है, तो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों तरफ स्क्वायर करने पर a + ib बराबर आएगा x + iy के होल स्क्वायर के। a + ib बराबर हो जाएगा x² + i² y² और i² -1 होता है तो डायरेक्ट लिख दूँ -y² + 2ixy, ठीक है। अब अगर मैं इसके कंपेयरिंग करता हूं तो रियल पार्ट की रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट की इमेजिनरी पार्ट से, यानी कि x² - y² बराबर a होगा और 2xy बराबर क्या होगा b होगा, ठीक है। मैंने रियल पार्ट की कंपेयरिंग रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट की कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट से कर दी, ठीक है। अब मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे पास x² - y² तो है, लेकिन x² + y² नहीं है। अगर मुझे x² + y² मिल जाए तो काम बन जाएगा। देखो x² + y² का अगर मैं स्क्वायर लेकर के चलता हूँ तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ x² - y² का स्क्वायर, और यहाँ से मैं उसको लिख सकता हूँ +4x² y²। बताओ, देखो अगर मैं इसको खोलता हूँ तो क्या बनेगा, प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे लिख सकता हूँ। x की 4 + y की 4 + 2x² y²। इधर से क्या बनेगा x की 4 + y की 4, यहाँ से पहले तो बनेगा -2x² y², यहाँ से बनेगा 4x² y²। तो 4 में से 2 जाके कितना बचेगा, प्लस के 2 बच जाएंगे, LHS बराबर RHS। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस फॉर्मूले को इस रूप में लिख सकता हूँ। क्लियर होगी बात। तो अब देखेंगे यहाँ पे कि x² + y² का स्क्वायर, ये वैल्यू किसके बराबर है a के, तो इसको मैं a² लिख सकता हूँ। ये वैल्यू किसके बराबर है
2xy b है तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, b स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर आया, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, बोलो ठीक है। ऊपर मुझे दे रखा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर a। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो ये कट जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर आएगा a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बोलो जोड़ने पर। यहाँ से अगर मुझे x स्क्वायर निकालना होगा तो ये 2 इसके अपोन में चला जाएगा, और यहाँ से अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी होगी तो ये हो जाएगा a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 1/2। ऐसे ही अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी हो तो इसमें से मैं माइनस करूँगा तो ये वैल्यू निकल आएगी। देखो ये वही फॉर्मूला है जो मैंने आपको याद कराया था। तो आपको इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस फॉर्मूले को याद रखो और सीधे सीधे स्क्वायर रूट निकाल दो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। समझ आ गई बात? आगे बढ़ते हैं अब। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि 5 + 4i इसका स्क्वायर रूट निकालना है, या सपोज करो मैं इसको यहाँ माइनस लेता हूँ इस बार, ठीक है। तो मैंने कहा कि इसका स्क्वायर रूट कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ प्लस किसी को प्लस वाले का कॉम्प्लेक्स नंबर का पूछ रखा होगा तो यहाँ पे हम प्लस लेंगे, अगर माइनस होगा तो यहाँ भी हम माइनस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू सीधे सीधे इसी फॉर्मूले से निकलेंगी, 5 प्लस अंडर रूट 25 प्लस 16 अपॉन, ठीक है, 25 प्लस 16 अपॉन 2 की पावर 1/2। तो यहाँ से ये हो जाएगा 5 प्लस अंडर रूट, ये कितना हो गया 35 और 6 41 अपॉन 2 की पावर 1/2, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारी x की वैल्यू। y की वैल्यू निकालनी हो तो यहीं से आ जाएगा √41 माइनस 5/2 की पावर 1/2। आप इस x और y की वैल्यू को यहाँ रख दोगे तो हमारा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं अब हम देखेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट। सबसे पहले हम समझेंगे मॉडुलस। मॉडुलस को हम लोग हिंदी में कहते हैं मापांक ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक। मान लो आपको बच्चों z = x + i y कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, मुझे इसका मापांक निकालना है, तो मोड z = होगा √x² + y²। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक होता है मोड z = √x² + y², ठीक है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z = 3 + 4i, मुझे इसका मोड z निकालना है तो √3 × 9 + 16 यानी कि √25, यानी इसका मॉडुलस होगा जी 5। क्लियर है? ठीक है, तो मॉडुलस ऐसे निकाल सकते हैं। आर्ग्यूमेंट की बात करें, आर्ग्यूमेंट को हम लोग हिंदी में कहते हैं कोणांक। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कोणांक निकालना होगा तो उसको हम लोग कहेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ z = इसको मैं थीटा से भी डिनोट कर सकता हूँ, थीटा से भी। थीटा = होगा tan 1 y/x, ठीक है, tan 1 y/x। जैसे अगर मुझे इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, थीटा = tan 1 4/3। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, आर्ग्यूमेंट। क्लियर है? अब आर्ग्यूमेंट के बारे में कुछ बातें ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट में है, हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि किस क्वाड्रेंट में है। तो देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट होगा थीटा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आर्ग्यूमेंट होगा पाई माइनस थीटा। क्या होगा, पाई माइनस थीटा। देखो आप जानते हो ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है, पाई उससे बड़ा है, तो एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए या तो होगा पाई प्लस थीटा या फिर होगा थीटा माइनस पाई, क्योंकि इस बार थीटा एंगल बड़ा हो जाएगा और आपको पता है बड़े में से छोटी चीज घटाते हैं।
तो थीटा माइनस पाई अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका आर्ग्यूमेंट होगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसका आर्ग्यूमेंट होगा माइनस थीटा। क्लियर है बात? अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड में है या थर्ड में है या फोर्थ में है। देखो, अगर मैं ये कहता हूँ कि 3 + 4i, तो आपको पता है कि असल में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x + iy की फॉर्म का होता है। x + iy की फॉर्म का होता है, यानी कि यहाँ x = 3 है और y = 4 है। और x और y असल में होते क्या है? पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं? पॉइंट, बिंदु होते हैं x, y। और क्वाड्रेंट में भी हम लोग बिंदु ही देखते हैं। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में x भी प्लस का है, y भी प्लस का है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में x माइनस का है, y प्लस का है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर x भी माइनस का है, y भी माइनस का है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ ये है कि अगर उसका x प्लस है लेकिन y माइनस है, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि 3 + 4i, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। -3 + 4i कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। -3 - 4i कौन से? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। 3 - 4i ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अच्छा, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा? tan 1 4/3। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा? सेकंड वाले के लिए देखो पाई माइनस थीटा, तो मैं लिख सकता हूं पाई माइनस थीटा की वैल्यू होती है tan 1 4/3। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मैं लिख सकता हूं या तो पाई प्लस थीटा या थीटा माइनस पाई, तो मैं इसको लिख सकता हूं पाई प्लस tan 1 4/3। और फोर्थ वाले के लिए मैं माइनस थीटा, यानी कि इसका आर्ग्यूमेंट होगा माइनस tan 1 4/3। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हम लोग ये चेक करेंगे सबसे पहले कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है और उसके अकॉर्डिंग ही आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। तो मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट आपका क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होगा। पोलर फॉर्म, अब पहले हम समझेंगे कि ये फॉर्म क्या होते हैं। देखो, दो फॉर्म होते हैं, किसी भी पॉइंट के दो फॉर्म होते हैं। पहला होता है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म को हम लोग हिंदी में कहते हैं कार्तीय रूप। जो भी इक्वेशन या जो भी पॉइंट एक्स वाई के रूप में रहता है उसको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है। दूसरा होता है हमारा पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय रूप। तो जो भी पॉइंट आर कोमा थीटा के रूप में रहता है, आर कोमा थीटा, देखो जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक्स एक्सिस उसका आर कहलाता है और कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो इस आर से थीटा एंगल बना रहा है तो ये आर थीटा, तो इसमें पॉइंट आर और थीटा के रूप में रहता है, इसे हम लोग कहते हैं ध्रुवीय रूप। क्लियर होगी बात? तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तक हमने कार्टेशियन फॉर्म के पढ़े हैं, हम उसको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पोलर फॉर्म की इक्वेशन होती है z = r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है जी। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं z = r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। ठीक है। तो अगर मैं इसको कंपेयरिंग करता हूं कार्टेशियन वाले x प्लस आई वाई से, तो यहां से हमें मिलेगा x = r cos थीटा और y मिलेगा r sin थीटा। ठीक है। तो अगर आपको एक्स वाई वाले पॉइंट दिए होंगे तो यहां से हम r की और थीटा की वैल्यू, r की और थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो r का मतलब है मॉडुलस ऑफ z, r निकलेगा √x² + y², और थीटा क्या निकलेगा, थीटा का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट यानी tan 1 y/x। तो इन दो फॉर्मूले का यूज करके हम r और थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। r और थीटा की वैल्यू यहाँ रखने पर x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो अगर मुझे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ध्रुवीय रूप में दे रखा होगा तो उसको मैं कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा होगा तो उसको मैं ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट कर दूंगा। बात होगी समझ में क्लियर आ गई। इस चैप्टर का अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं हम। मुझे उम्मीद है कि आप नोट्स बना रहे होंगे अच्छे से और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने नोट करके रख ली होगी। इसके एग्जाम्पल, इसके क्वेश्चन इस चैप्टर के मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। एक चीज़ समझो, देखो एक बात बताओ मुझे आप लोग, जैसे मैंने लिखा है x इक्वल टू 4, एक लिखा है मैंने x स्क्वायर इक्वल टू 16, एक मैंने लिखा है x की क्यूब इक्वल टू 64, और यहाँ से मैं आपसे ये पूछूं कि x की वैल्यू क्या होगी इन तीनों इक्वेशन से, x की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे कि यहाँ से x की वैल्यू 4 है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी है +4 और -4 है, ठीक है। यहाँ से वैल्यू, कुछ बच्चे यहाँ से वैल्यू 4 बता देंगे सिर्फ कि सर 4 है, 4 नहीं है, 4 भी है, केवल 4 नहीं है, 4 भी एक वैल्यू है इसकी। देखो इस चीज़ को समझो, अगर वेरिएबल में पावर 1 है तो इसका मतलब x का 1 मान होगा, अगर वेरिएबल में x की पावर 2 है इसका मतलब x के 2 मान हो गए। जैसे 16 से यहाँ 2 मान है, एक प्लस का 4 आया, एक माइनस का 4 आया, ठीक है। अगर यहाँ पे लिख रहा है x की क्यूब इक्वल टू 64, इसका मतलब x के 3 मान हो गए, कितने हो गए 3। तो कौन कौन से होंगे देखो, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की क्यूब -64 इक्वल टू 0, राइट। मैं इसको लिख सकता हूँ x की क्यूब -4 की क्यूब इक्वल टू 0। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया a की क्यूब माइनस b की क्यूब। a की क्यूब माइनस b की क्यूब किसके बराबर होता है, a माइनस b यानी x माइनस 4, फिर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, तो यानी कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। इस फॉर्मूला को मैंने ओपन कर दिया। अब एक वैल्यू तो यहाँ से मुझे मिल जाएगी x इक्वल टू 4, और बाकी 2 वैल्यू मिलेगी मुझे यहाँ से। यहाँ से कैसे वैल्यू मिलेगी, जब आप इसमें श्रीधराचार्य, याद देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या तो आप फैक्टर करो, फैक्टर करके 2 वैल्यू निकाल लो। अगर फैक्टर नहीं होते किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो वहाँ पे हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही तो होता है। अब देखो यहाँ से आप लोग इस श्रीधराचार्य को लगाओगे तो x की 2 वैल्यू निकलेगी, -b का मतलब है -4 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब 16, 4ac मतलब 16 चौके 64 अपॉन 2a, 2a का मतलब a की वैल्यू है 1। एक बात समझो यहाँ से, ये 16 छोटी वैल्यू है, 64 बड़ी वैल्यू है, और बड़ी वैल्यू से पहले माइनस लग रहा है, इसका मतलब रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ से x की जो 2 वैल्यूज निकलेगी वो असल में एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। बात समझ में आई। तो यहीं से हमारा एक नया टॉपिक बना, उसे हम लोग कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि ओमेगा की क्यूब इक्वल टू 1, ये चीज यहां से निकल के आई। देखो कैसे, जैसे अगर मैं ये कहता हूं भाई आई एक्स की क्यूब इक्वल टू 1 लिया, तो यहां से एक्स की कितनी वैल्यू निकलेगी, यहां से 3 वैल्यू निकलेगी, एक एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ऑथर ने क्या किया कि इसको एक्स ना मान करके ओमेगा मान लिया, इसको ओमेगा मान लिया, ओमेगा की क्यूब इक्वल टू 1। तो उसने बताया कि 3 क्यूब रूट होते हैं, एक 1 होता है, एक ओमेगा होता है, और एक ओमेगा स्क्वायर होता है। 1 तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आ गई, देखो जैसे यहाँ पे 4 आ गई थी, फिर 2 वैल्यू यहाँ से आई, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। तो ऐसे ही एक तो ये वैल्यू होगी एक्स ओमेगा की 1, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा बराबर आप नोट कर सकते हो -1 माइनस आई रूट 2 अपॉन 2। ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा -1 प्लस आई रूट 2 अपॉन 2। तो ये हमारी 3 वैल्यूज निकल के आएगी। तो आप यहां से एक बात नोट कर सकते हो कि ओमेगा की क्यूब इक्वल टू 1, और दूसरी बात हमारे यहां समझ से क्या है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होगा 0। इन 2 बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज सही कर लेना, ये रूट 2 नहीं है भाई, ये रूट 3 है, सॉरी इसके लिए ये रूट 3 है, ठीक है।
एक तो होगी -1 प्लस i√3/2, एक होगी -1 प्लस i√3/2, √3 है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों बात क्लियर हो गई। तो यहां से भी क्वेश्चन आते हैं आपके। अब आप एक बात देखो यहाँ पे, जैसे हमने i की पावर 4 इमेजिनरी नंबर में ये पढ़ा था कि जब भी 4 से पावर वैल्यू हो जाए तो हम 4 से भाग करते हैं और इमेजिनरी जो वैल्यूज है उनकी वैल्यू निकाल देते हैं। यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे ओमेगा की 3 पावर 1 बना रही है। इसका मतलब ओमेगा की पावर जब 3 से बड़ी होगी, जैसे अगर मैं कहता हूँ 7, तो हम क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसके अकॉर्डिंग सवाल करेंगे। तो 3 दूनी 6, यानी कि ओमेगा की पावर 1 रिमाइंडर बचा, तो इसका आ जाएगा ओमेगा, ठीक है। तो जब भी ओमेगा की पावर 3 से बड़ी होगी 3 से भाग देंगे, शेषफल के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है बात। तो इस वीडियो में मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की सारी थ्योरी करा दी। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कर दें।